चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने हैं उससे ज़्यादा की जब आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। कि जैसे आपको 10,000 शेयर्स इशू करने थे, 10,000 शेयर्स इशू करने थे एंड 15,000 एप्लीकेशंस क्या हो गई? रिसीव हो गई। 10,000 शेयर इशू करने थे और 15,000 एप्लीकेशंस आपके पास आ गई, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भले कितनी एक्सेस में एप्लीकेशन रिसीव हो जाएं, 10,000 शेयर इशू करने थे, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, कितनी एप्लीकेशन एक्सेस में आ जाएं, लेकिन शेयर्स तो उतने ही इशू होंगे जो डिसाइड हुए थे। जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम 10,000 शेयर्स इशू करेंगे, तो भले ही एप्लीकेशन चाहे 15,000 की आ जाए, चाहे 1,50,000 आ जाए या 15 लाख आ जाए, शेयर्स तो 10,000 ही इशू होंगे। शेयर्स तो 10,000 ही इशू होंगे। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि अगर आप अपने शेयर का इशू प्राइस अगर इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, शेयर का जो भी इशू प्राइस है वो कैसे मंगा रहे हो? इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन हो जाए तो फिर कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। सपोज करो एक शेयर है आपका, 100 रुपीज का एक शेयर है। कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं कितने? 30। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं कितने? 30। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 20। और सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 20। अब जैसे सपोज करो एक कंपनी थी, उसे 10,000 शेयर इशू करने थे, लेकिन 15,000 एप्लीकेशंस क्या हुआ? रिसीव हो गई, और शेयर का जो भी इशू प्राइस है उसको इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में मंगाया जा रहा है। तो यानी शेयर्स तो अब 10,000 ही इशू होंगे। तो बात आती है रिमेनिंग 5,000 का क्या करें? तो कंपनी इस कंडीशन में एक काम और करती है कि वो एक रेशियो फिक्स करके, कंपनी चाहती है बोले जिस भी शेयरहोल्डर ने अप्लाई करा है, सारे शेयरहोल्डर्स को कुछ ना कुछ शेयर्स तो दिए जाएं, सबको कुछ ना कुछ शेयर्स तो दें। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि 15,000 एप्लीकेशन आई है, इन 15 में से 10,000 को तो शेयर्स अलॉट कर दो, बाकी रिमेनिंग 5,000 को पूरा पैसा वापस उनका रिटर्न कर दो, लौटा दो। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है कंपनी के पास? कि एक रेशियो फिक्स कर फिर वो शेयर्स का अलॉटमेंट करें। इससे क्या होगा? जितने भी आपके एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं, सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, तो आपने उसको 8 शेयर्स दे दिए। किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो आपने उसको 3 शेयर्स दे दिए। किसी ने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो आपने उसको 12 शेयर्स दे दिए। मतलब एक रेशियो फिक्स कर फिर कंपनी क्या करे? शेयर्स का अलॉटमेंट करे। तो इस तरीके से जब शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब एक रेशियो फिक्स कर हम जब अलॉटमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट। कि एक रेशियो फिक्स कर जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको बोला जाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रो रेटा अलॉटमेंट। कि किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसको 10 नहीं दिए, 8 दे दिए। किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसको पूरे 5 नहीं दिए, 3 दे दिए। किसी ने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसको 15 ना देकर कितने दे दिए? 12 दे दिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब एक रेशियो फिक्स कर जब शेयर्स का अलॉटमेंट होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रो रेटा
अलॉटमेंट, वो आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाएगा। नहीं, ये जो रेशो है ये फिक्स नहीं है, इट्स डिपेंड टू कंपनी टू कंपनी। तो मैंने एग्जांपल बताया आपको, ये कोई फिक्स नहीं है कि वैसे ही होगा, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल बताया है कि ऐसा भी हो सकता है, बोलो कोई 7 मांग रहा है तो उसको 6 दे दिए, कोई 8 मांग रहा है तो उसको 4 दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स डिफर टू कंपनी, इट्स नॉट फिक्स्ड, राइट। तो इस तरीके से जब एक अलॉटमेंट होता है, एक रेशियो फिक्स कर कर, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एक रेशियो फिक्स कर कर जब एक कंपनी अपने शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो उसको अपन बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। वो हमारा कहलाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब इसमें एक जब इस तरीके से प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करना होता है। क्या एडजस्टमेंट? जैसे अपन ये एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारा इन्वेस्टर था जिसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने कंपनी से 10 शेयर्स मांगे थे, तो कंपनी ने उसको प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया और उसको कंपनी ने 8 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे। 8 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे। तो कंपनी ने मांगी तो वो इन्वेस्टर ने मांगे कितने, 10 शेयर्स, और कंपनी ने उसको अलॉट कितने करे, 8 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे। तो उसने स्टार्टिंग में जब 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसने कितना एप्लीकेशन मनी दिया होगा कंपनी को, 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड एप्लीकेशन मनी 30 पर शेयर। तो 10 इंटू 30 के हिसाब से कितना हो गया, 300 रुपीज हो गए। उसके बाद कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने उसको 8 शेयर्स अलॉट करे। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करें, 8 शेयर्स अलॉट करें। तो यानी 8 शेयर्स कंपनी ने दिए, तो 8 इंटू 30 के हिसाब से कंपनी ने 240 रुपीज के शेयर्स दिए। तो इन्वेस्टर ने कंपनी को कितने दिए, 300 रुपीज दिए, और कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 240 रुपीज के शेयर्स इन्वेस्टर्स को अलॉट करे। यानी इस इन्वेस्टर का 60 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है। इस इन्वेस्टर का 60 रुपीज कंपनी के पास क्या है, एक्स्ट्रा पड़ा है। 2 काम हो सकते हैं 60 रुपीज के। पहला, इसको रिफंड कर दो, लौटा दो, वापस रिफंड कर दो, लौटा दो। और दूसरा काम क्या हो सकता है कि 8 शेयर्स अलॉट किए थे एंड अलॉटमेंट मनी कितना है, 30 पर शेयर्स। अलॉटमेंट मनी कितना है, 30 पर शेयर्स। तो यानी कितना मंगाने, अलॉटमेंट पे कितने मंगाने, 240 रुपीज मंगाने। कितने मंगाने, 240। तो उससे बोला जाएगा, बोले 240 अलॉटमेंट पे देने। अलॉटमेंट पे कितना देना है, 240। तो बोले 240 में से 60 रुपीज तो ऑलरेडी है, 60 रुपीज तो अलॉट ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब जो रिमेनिंग बचा ना, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 180। तो उसको बोला जाएगा, बोले अलॉटमेंट पे 240 मत देना, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे कर देना, 180 रुपीज दे देना। तो ये एक कॉमन सा रूल है अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स में और बिजनेस में, कि अब जैसे किसी से 240 तो मंगवाने और उसको 60 रुपीज देने, तो हम जो नेट हिसाब करेंगे, हमारा जो नेट हिसाब किताब होगा वो नेट अमाउंट का होगा 180 का। ऐसा नहीं होता कि पहले आप उससे क्या करो, 240 रुपीज मंगवाओ और फिर आप उसको 60 रुपीज रिफंड करो। तो ऐसी जो अकाउंटिंग होती है वो बेवकूफ़ी वाली अकाउंटिंग कहलाती है। होता यही है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ऐसा नहीं होता कि पहले आप उसको 60 रुपीज तो रिफंड करो, ठीक है ना, इससे रिफंड करो और फिर उससे कहो भाई 240 रुपीज अब तू जमा करा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब हो सकता है जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वो ऐसे हरकतें कर सकता है, लेकिन जो एक समझदार प्रॉपर अकाउंटेंट होगा तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो कंपनीज में पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स होते हैं। तो अगर किसी इन्वेस्टर से अगर 240 रुपीज लेने हैं और उसको 60 रुपीज देने हैं, तो उससे बोला जाएगा भाई नेट 180 रुपीज ही देना, 60 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास है तुम्हारा, हम उसको आगे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या समझाया मैंने, दोबारा समझ लो। मैंने समझाया ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितने शेयर इश्यू करने थे उससे ज्यादा की जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो इसमें कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, 15 में से जो डिसाइड हुआ था उतने शेयर्स अलॉट कर दो,
और जो बाकी एक्सेस आ गया वो आप क्या करो, वापस रिफंड कर दो। दूसरा ऑप्शन कि एक रेशियो फिक्स कर फिर शेयर्स का क्या करो, अलॉटमेंट कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल बताए कि किसी ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको 8 दे दिए, 5 मांगा तो 3 दे दिए, 15 के लिए अप्लाई किया तो 12 दे दिए, 7 के लिए अप्लाई किया तो 6 दे दिए और 8 के लिए अप्लाई किया तो 4 दे दिए। तो इस तरीके से एक रेशियो फिक्स कर जब शेयर्स का अलॉटमेंट होता है तो वो आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाता है, उसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब जब इस तरीके से प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है तो एक एडजस्टमेंट करना होता है अपन को। क्या एडजस्टमेंट करना होता है? जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि हमारा कोई इन्वेस्टर है, उसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कितने शेयर्स के लिए? 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और लेकिन कंपनी ने उसको 80 शेयर्स अलॉट करे, यानी अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे हुआ है, उसको 80 शेयर्स अलॉट करे। तो स्टार्टिंग में जब इसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो 10 इंटू 30 के हिसाब से इसने कंपनी को कितने दिए? 300 रुपीज दिए। कंपनी ने इसको क्या दिया? कंपनी ने इसको 8 शेयर्स अलॉट करे, तो 8 इंटू 30 के हिसाब से इसका 240 रुपीज एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। 300 में से 240 रुपीज एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, अभी भी 60 रुपीज एक्स्ट्रा बच रहे थे। तो जो एक अनएजुकेटेड अकाउंटेंट होगा वो तो क्या काम करेगा? ये 60 रुपीज कहेगा ये लो रिफंड ले लो वापस, और फिर कहेगा बोले अब ये अलॉटमेंट देना है ना आपको 30 रुपीज का, तो लाओ ये 240 रुपीज का ये 240 रुपीज अब अलॉटमेंट के दो। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा अकाउंटेंट पर्सन होगा वो क्या कहेगा कि बोले अलॉटमेंट पे कितना देना है? 240। बोले 240 मत देना, 240 मत देना, 60 रुपीज तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका है, तो 240 में से 60 रुपीज ऑलरेडी आ चुका, अब रिमेनिंग बच रहा है 180, तो अब आगे क्या करना है? अलॉटमेंट पे 180 रुपीज देना, पूरा 240 देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इन प्रो रेटा अलॉटमेंट इज इट स्टिल पॉसिबल डेट एंड नहीं, जब प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाते हैं। प्रो रेटा दिया इसलिए जाता है ताकि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सबको कुछ ना कुछ शेयर्स दे दिए जाएं। यही रीजन होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट करने का, कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सबको कुछ ना कुछ दे दें। और फिर भी अगर रहता है कि कंपनी ने कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को ही अगर रेशियो फिक्स करके अलॉटमेंट किया है तो कुछ अगर रिमेनिंग बच जाता है तो उनका फिर रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी एंट्रीज अभी अपन ने पढ़ी सारी एंट्रीज अपन एज इट इज पास करेंगे, बस एक एडिशनल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। एक एडिशनल एंट्री आप पास करोगे, वो काहे की? ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आया 60 रुपीज, इसको आगे आपने कहां पे एडजस्ट करा? कि कहां का एडजस्ट कर सकते हो? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ एडवांस में आ गया तो फर्स्ट कॉल पे कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद भी अगर कुछ एडवांस बचा है तो उसको सेकंड कॉल पे, और सेकंड कॉल पे भी अगर कुछ के बाद भी एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बचा है तो उसको क्या करोगे? रिफंड करोगे, ठीक है ना। तो सारी एंट्रीज एज इट इज पास होंगी, बस एक एडिशनल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है इसकी एक एडिशनल एंट्री आपको पास करनी होगी। तो क्या लिखा है? सबसे पहली एंट्री, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो भी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ उससे ही एंट्री पास होगी। सेकेंड एंट्री अपन काय की करते हैं? फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे आ जाएगा जो शेयर्स आपने अलॉट करें उनका एप्लीकेशन मनी, जो शेयर्स आपने अलॉट करें उसका एप्लीकेशन मनी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद इसको ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसको ड्यू करने, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं तो नेक्स्ट एंट्री काय की होती है? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। लेकिन अलॉटमेंट मनी रिसीव करने से पहले अब अपन ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। क्या है ये एडजस्टमेंट एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करना है? जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ
उससे इसको डेबिट करोगे। जैसे यहाँ पे एक्सिस एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर इशू करने थे, 15,000 आ गई, तो एक्सिस एप्लीकेशन कितनी है 5,000, तो 5,000 इंटू 30 वो यहाँ पे डेबिट होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव करा, इसमें से जो अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा वो अलॉटमेंट पे लिखेंगे। जो पैसा आपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे अगर कोई एडजस्ट करा है तो उसको आप कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट करोगे, और जो पैसा आप रिफंड कर रहे हो, लौटा रहे हो, तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए क्या हुआ। पहली एंट्री करी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, सेकेंड एंट्री आपने पास करी शेयर्स को अलॉट करने की, थर्ड एंट्री आपने पास करी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अब नेक्स्ट एंट्री अपन पास करते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। लेकिन उससे पहले आपको अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, काहे की कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ गया था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ था उसका क्या करा, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट होगा, जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया उससे। फिर इसको आप एडजस्ट करोगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट, इस एक्स्ट्रा अमाउंट में से जो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है वो आप अलॉटमेंट पे क्रेडिट करोगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे एडजस्ट करा है उसको कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट करोगे, और जो आप रिफंड कर रहे हो, लौटा रहे हो, उसको आप बैंक अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद कॉल मनी ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अगर कॉल्स इन एडवांस आया है तो उसको एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कॉल, और फिर कॉल मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और ढंग से क्लियर होगा। टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट योर बुक, कंपनी अकाउंट्स की बुक निकालिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 21, इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 7.41, पेज नंबर 7.41, इलस्ट्रेशन नंबर 21, इलस्ट्रेशन नंबर 21। देखिए पेज नंबर 7.41, इलस्ट्रेशन नंबर 21, इसको कॉपी करिएगा। कॉपी में हेडिंग डालिए प्रो रेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए ओवर सब्सक्रिप्शन। लिखिए क्वेश्चन, मतलब पढ़ो क्वेश्चन को, इसको कॉपी में करना है क्वेश्चन को। साथ में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड application for 20,000 shares of ₹10 each, payable as follows: 3 on application, 2 on allotment, 2.5 on first call and 2.5 on second call. Public applied for 30,000 shares and allotment were made as follows: to the applicant of 8,000 share full, to the applicant of 16,000 share 12,000, and to the applicant of 6,000 share nil. All money were duly received. Pass journal entries. तो एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर्स इशू कर रही है, 20,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच के, of ₹10 each के, payable 3 on application, payable 3 on application, payable 2 on allotment, payable 2 on allotment, payable 2.5 on first call,
2.5 on first call and 2.5 on second call. 2.5 on second call. Public applied for 30,000 shares. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 30,000 एप्लीकेशन. 30,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई. 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई. To the applicants of 8,000 शेयर फुल आउट ऑफ 30, 8,000 शेयर्स को पूरे 8,000 शेयर्स अलॉट हुए. To the applicant of 16,000 shares, to the applicant of 16,000 shares, 12,000 shares allot हुए. And to the applicant of 6,000 shares, to the applicant of 6,000 shares, कुछ भी नहीं दिया अंदर. All money were duly received, सारा अमाउंट रिसीव हो गया. अब इसकी अपन को एंट्री पास करनी है. समझ में आया क्या क्वेश्चन आपको? एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर्स इशू कर रही है. कितने? 20,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच के. एप्लीकेशन में मंगा रहे 3, अलॉटमेंट में मंगा रहे 2, फर्स्ट कॉल पे 2.5, सेकेंड कॉल पे 2.5. 30,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई. आउट ऑफ दिस 30,000 शेयर, 8,000 शेयर को फुल 8,000 शेयर्स अलॉट हुए. आउट ऑफ दिस 30,000 शेयर 16,000 एप्लीकेंट्स को 12,000 शेयर्स अलॉट हुए. तो ये प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है. ये आपका कौन सा अलॉटमेंट हुआ है? प्रो रेटा अलॉटमेंट है. और रिमेनिंग 6,000 को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया. तो इस तरीके से ये जो 30,000 एप्लीकेशंस आई थी, ये जो 30,000 एप्लीकेशंस आई थी, उनको हमने 20,000 शेयर्स क्या करे? अलॉट करे. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन क्वेश्चन? चलिए लिखिए फर्स्ट एंट्री. राइट, फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट एंट्री हम काय की पास करते हैं? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. तो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 30,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर. तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 30,000 into 3, 30,000 into 3. Bank account debit to share application. 30,000 into 3, 30,000 into 3. सेकेंड एंट्री अपन पास करेंगे काय की? फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स अलॉट करने हैं आपको? 20,000 शेयर्स अलॉट करने हैं. 20,000 शेयर्स अलॉट करने हैं. तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 into 3, 20,000 into 3 to share capital, to share capital 20,000 into 3. शेयर्स कितने अलॉट करने थे? 20,000 शेयर्स अलॉट करने थे. तो उसके अलॉटमेंट की एंट्री हो गई. थर्ड एंट्री अपन पास करेंगे काय की? अलॉटमेंट को ड्यू करने की. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 into 2, 20,000 into 2 to share capital, to share capital account 20,000 into 2. बुक में सॉल्यूशन मत देखिएगा, जो मैं करा रहा हूं उसको देखिएगा, बुक में मत देखिएगा. बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? इन 3 एंट्रीज में कोई डाउट किसी को? फर्स्ट एंट्री पास हुई फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड थर्ड एंट्री अपन ने पास करी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. इन 3 एंट्रीज में यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो बताइए. बुक का सॉल्यूशन मत देखिएगा. यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट?
अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हम काय की पास करते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। नेक्स्ट एंट्री पास होती है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। लेकिन यहां क्या हुआ कि 20,000 शेयर्स इशू करने थे एंड 30,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गई। 20,000 शेयर इशू करने थे एंड 30,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गई, यानी 10,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई। कितनी एप्लीकेशन? 10,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 10,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को आपने कहाँ एडजस्ट करा? ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ इसको आपने कहाँ एडजस्ट करा? तो उसके लिए अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन बनाएंगे एक वर्किंग नोट। देखिए कैसे बनेगा ये वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट भी आपको बनाना है। देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम होगा आपका टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन ₹3। फिर अपन लिखेंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ₹2। उसके बाद एडजस्टेड on first call रुपीस 2.5। उसके बाद एडजस्टेड ऑन सेकेंड कॉल ₹2.5। और फिर लास्ट कॉलम आपका रिफंड, लास्ट कॉलम होगा आपका रिफंड। बनाइए वर्किंग नोट बनाइए। एंट्री नंबर सेकंड में अपन ने शेयर्स अलॉट करे। सेकंड एंट्री हम क्या की पास करते हैं? फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको बताया था भले 30,000 एप्लीकेशंस आ गई लेकिन शेयर्स तो 20,000 ही अलॉट होंगे, तो इसलिए ये एंट्री अपन ने करी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो कितने शेयर्स आपको अलॉट करने हैं? 20,000। और एप्लीकेशन मनी अभी कितना मंगवाया है? ₹3। तो इसलिए एंट्री पास करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3। जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं तो जो शेयर्स आपने अलॉट करें उन अलॉटेड शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी होता है वो कन्वर्ट होता है काय में? कंपनी में। तो अभी एप्लीकेशन पे कितना मंगाया था? 20,000 टू 3 के हिसाब से जो अलॉटेड शेयर्स हैं, जो शेयर्स आपने अलॉट करने हैं उनका एप्लीकेशन मनी कितना है? 60,000। तो अभी काय में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इनको आप शेयर्स अलॉट करोगे तो ये आपकी कैपिटल बन जाएगी। इसलिए अपन ने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से? 60,000 से। आया समझ में? हाँ जी, वर्किंग नोट बना। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम क्या लिखा? टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर सेकंड कॉलम में आपने लिखा एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन ₹3। फिर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ₹2। फिर एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2.5। एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल ₹2.5। और फिर लास्ट कॉलम आपका बनेगा काय का? रिफंड का। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए
तीन कैटेगरी ना, ए बी सी, एक एक कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले ए कैटेगरी, कितनी एप्लीकेशन आई? 8000 एप्लीकेशन आई है। कितनी एप्लीकेशन आई? 8000 एप्लीकेशन आई। और एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 पर शेयर, यानी कितने है? 24,000 रुपीज है। कितना है? 24,000 है। कितने शेयर्स अलॉट करें? कितने शेयर्स अलॉट करें? 8000। तो 8000 इंटू 3 के हिसाब से 24,000 रुपीज एडजस्ट हो गए कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। 24,000 रुपीज एडजस्ट हो गए कहाँ पे? अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन पे। 24,000 एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 24,000 रुपीज आए, पूरे के पूरे 24,000 हमने एडजस्ट कर दिए कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ना तो कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। नाउ बी कैटेगरी, बी कैटेगरी, तो बी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है? बी कैटेगरी में 16,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। सो 16,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना हुआ? 48,000। कितने आए? 48,000 रुपीज आए। कितने आए? 48,000 रुपीज आए। कितने शेयर्स अलॉट करने? 12,000 शेयर्स अलॉट करेंगे और ₹3 पर शेयर, मतलब कितना हो गया? 36,000 हो गए। तो 48,000 में से 36,000 एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा कितना? 12,000 रुपीज। रिमेनिंग बचा कितना? 12,000 रुपीज। तो ये जो रिमेनिंग 12,000 है, इसको आप एडजस्ट करोगे कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। इसको आप एडजस्ट करोगे कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। तो उसके बाद ना, अब सुनो, देखो यहाँ पे एक चीज चेक करनी है। इन बी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 12,000 इंटू 2 के हिसाब से 24,000 रुपीज मंगाने हैं। 12,000 शेयर्स दिए ना, और अलॉटमेंट मनी कितने का है? 2 पर शेयर है। तो 12,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना होता है? 24,000। जबकि मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 12,000 ही है। तो इसलिए पूरा का पूरा 12,000 रुपीज एडजस्ट हो गया कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। तो ना तो कुछ फर्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट करने के लिए बचा, ना सेकंड कॉल, और ना कुछ पैसा यहाँ रिफंड होगा। सी कैटेगरी, सी कैटेगरी में क्या हुआ? कितनी एप्लीकेशन आई है? 6,000 एप्लीकेशन आई। तो 6,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने आए? 18,000। 18,000 आए। क्या दिया इनको? कुछ भी नहीं दिया, नील। कुछ भी नहीं दिया, नील। तो ना तो कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे, ना सेकंड कॉल पे। ये पूरा का पूरा 18,000 रुपीज क्या होगा? रिफंड हो जाएगा। पूरा का पूरा 18,000 रुपीज हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। यानी क्या समझ में आया? कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ था, उसमें से 12,000 रुपीज तो अपन ने एडजस्ट करा कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं करा, सेकेंड कॉल पे कोई अमाउंट एडजस्ट नहीं करा, और 18,000 रुपीज अपन ने कर दिए क्या? रिफंड। 18,000 कर दिए अपन ने क्या? रिफंड। यानी ये जो 10,000 एप्लीकेशन हमें एक्स्ट्रा रिसीव हुई, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा था। 30,000 क्या था? एक्स्ट्रा था। तो 30 में से 12,000 रुपीज अपन ने एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे, और 18,000 अपन ने करे क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। तो अब अपन को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करना है? जो हमें एक्सेस में, जो एप्लीकेशन मनी आपको एक्सेस में रिसीव है उससे। तो कितनी एप्लीकेशन एक्सेस में? 10,000। एंड एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 पर शेयर। तो 30,000 आपके पास एक्स्ट्रा है। तो आउट ऑफ 30,000 आपने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट करा कितना? 12,000। एंड टू बैंक आपने रिफंड कर दिया। कितना रिफंड कर दिया? 18,000 आपने क्या करा? रिफंड कर दिया। समझ में आई बात? दोबारा समझ लो, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझ लो। क्या हुआ? एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर इश्यू कर रही थी 10 ईच के। 10 में से 3 मंगवाए एप्लीकेशन पे,
2 मंगाए अलॉटमेंट पे, 2.5 मंगाए फर्स्ट कॉल पे और 2.5 मंगाए सेकंड कॉल पे। 30,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 20,000 शेयर इश्यू करने थे, 30,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इन 30,000 एप्लीकेंट्स को कैसे शेयर दिए हमने कैसे शेयर्स अलॉट करे? इन 30,000 में से 8,000 को तो पूरे 8,000 दे दिए। इन 30 में से 16,000 शेयर्स को 12,000 शेयर्स अलॉट हुए। तो जितने एप्लीकेंट्स हैं उससे कम शेयर्स उनको अलॉट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट है, यानी जो बी कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ है ये हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट है। और उसके बाद जो रिमेनिंग 6,000 बचे उनको कुछ भी नहीं दिया, मतलब उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया। तो इस तरीके से 30,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स क्या हुए, अलॉट हुए। अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी थी। पहली एंट्री हम काय की पास करते हैं, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन आई है, 30,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई। तो एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी आई थी, 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3। सेकेंड एंट्री हम काय की पास करते हैं, अभी अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए। सेकेंड एंट्री हम काय की पास करते हैं, शेयर्स को अलॉट करने की। शेयर्स को अलॉट करने की, कितने शेयर्स अलॉट करने, जो डिसाइड हुए थे उतने ही। कितने डिसाइड हुए थे, 20,000। तो कितने शेयर्स अलॉट करने, 20,000 शेयर्स अलॉट करने। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स अलॉट करने थे, 20,000। सो 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3। तो ये सेकेंड एंट्री होगी शेयर्स को अलॉट करने की। थर्ड एंट्री हम काय की करते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 2 रुपीज पर शेयर। कितने शेयर होल्डर से, 20,000 शेयर्स अलॉट करें ना, तो 20,000 से मंगाएंगे अलॉटमेंट मनी भी। तो अलॉटमेंट को ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमें काय की पास करनी थी, नेक्स्ट एंट्री पास होनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। लेकिन क्या हुआ कि 20,000 शेयर इश्यू करने थे, 30,000 एप्लीकेशन आ गई। 20,000 शेयर इश्यू करने थे, 30,000 एप्लीकेशन आ गई। तो 10,000 एप्लीकेशन मुझको एक्स्ट्रा रिसीव हुई है। 10,000 एप्लीकेशन मेरे को एक्सेस में रिसीव हो गई। तो एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 पर शेयर। तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। 30,000 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है इसको आगे आपको कहाँ एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, उसके लिए मैंने ये वर्किंग नोट बनाया। क्या है ये वर्किंग नोट, पहला कॉलम है टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये 3 कैटेगरी है ABC, इनसे कितना एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ। सेकंड कॉलम है आपका एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ इसमें से कितना अमाउंट आपने एप्लीकेशन पे एडजस्ट करा। थर्ड कॉलम है एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि ये जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ इसमें से कितना अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा। थर्ड कॉलम है एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, कि ये जो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई इसमें से कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा। फिर है एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल, कि जो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई इसमें से कितना अमाउंट आपने सेकंड कॉल पे एडजस्ट करा। और फिर रिफंड, कि जो टोटल एप्लीकेशन मनी आया इसमें से कितना पैसा आप लौटा रहे हो। ठीक है ना, तो ये तो हेडिंग्स हो गए। अब सुनो, 3 कैटेगरी हैं ABC, एक एक करके एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए कैटेगरी की। ए कैटेगरी की कितनी एप्लीकेशन आई, एक कैटेगरी में 8,000 एप्लीकेशंस आई। कितनी आई, 8,000। तो 8,000 इंटू 3 के हिसाब से 24,000 आए। 8,000 एप्लीकेशन आई एंड एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 पर शेयर। तो मेरे पास कितना आया, 24,000 आए। एक कैटेगरी में मेरे पास कितना एप्लीकेशन मनी आया, 24,000 रुपीज का एप्लीकेशन मनी आया। क्या दिया आपने, एक कैटेगरी में जो 8,000 एप्लीकेंट्स थे इनको क्या दिया आपने, इनको 8,000 शेयर्स अलॉट करे। कितने शेयर्स अलॉट करे, 8,000 शेयर्स अलॉट करे।
तो 8,000 इंटू 3 के हिसाब से 24,000 रुपीज इनका एडजस्ट हो गया कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो 24,000 है, पूरे के पूरे 24,000 आपने एडजस्ट कर दिए एप्लीकेशन पे। कुछ बचा क्या, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो इसलिए ना तो कुछ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, ना फर्स्ट कॉल पे, ना सेकंड कॉल पे, ना कुछ रिफंड हुआ। बताओ ये समझ में आया क्या, ए कैटेगरी का हिसाब? बताइए ए कैटेगरी का हिसाब समझ में आया क्या? अब बी कैटेगरी पे आ जाओ। बी कैटेगरी पे, बी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशंस आई बी कैटेगरी में? बी कैटेगरी में मेरे पास 16,000 एप्लीकेशन आई। कितनी एप्लीकेशन आई? 16,000 एप्लीकेशन आई। तो 16,000 एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर, यानी कितना आया? 48,000 आए। कितने आए? 48,000 रुपीज आए। इन बी कैटेगरी वालों को क्या दिया आपने? कितने शेयर्स दिए आपने? इन बी कैटेगरी वालों को 12,000 शेयर्स आपने अलॉट करें। कितने शेयर्स अलॉट करें? 12,000 शेयर्स अलॉट करें। तो 12,000 इंटू 3 के हिसाब से 36,000 कहाँ एडजस्ट हुआ? एप्लीकेशन पे। तो 48,000 आए थे, 48 में से 36,000 एडजस्ट हो गए कहाँ पे? अलॉट एप्लीकेशन पे। कहाँ एडजस्ट हो गए? एप्लीकेशन पे। अब आपके पास 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 12,000 रुपीज इस कैटेगरी में आपके पास एक्स्ट्रा है। कितना मंगाना है? अब इन बी कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं, बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है? बी कैटेगरी में कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 12,000 शेयर्स अलॉट हुए थे। एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? अलॉटमेंट मनी है 2 पर शेयर। तो 12,000 इंटू 2 के हिसाब से 24,000 मंगाने हैं। इन बी कैटेगरी वालों से हमें अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 24,000। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट 12,000 ही है। मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 12,000 ही है। तो इसलिए पूरा का पूरा 12,000 रुपीज एडजस्ट हो गया कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। अगर ये सपोज करो 12 की जगह 30,000 होता, अज्यूम करो ये 12 की जगह 30,000 एक्स्ट्रा अगर होता, तो क्या करते? तो अलॉटमेंट पे कितने मंगाने थे? 24। तो 30,000 में से 24,000 तो एडजस्ट होते अलॉटमेंट पे, और बाकी का जो रिमेनिंग 6,000 है वो आप एडजस्ट करते कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे। वो आप एडजस्ट करते कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है कि आपको अलॉटमेंट पे मंगाना है 24,000, जबकि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? केवल 12,000 ही है। तो इसलिए पूरा का पूरा 12,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं बचा, सेकंड कॉल के लिए कुछ नहीं बचा, और ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। बताओ समझ में आया क्या ये बी कैटेगरी? बताइए बी कैटेगरी का समझ में आया क्या? किसी को समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछो क्या समझ में नहीं आया। Sir, this upper part that you have written that 12,000 into 2. Sir, this one. ये 12,000 into 2 का मतलब है इन बी कैटेगरी वालों से मैंने ये कैलकुलेट करके देखा कि बी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है। तो आपने बी कैटेगरी में कितने शेयर्स अलॉट करें? 12,000। आपका अलॉटमेंट मनी कितना है? 2 रुपीज पर शेयर। तो 12,000 इंटू 2 के हिसाब से आपको 24,000 मंगाना है अलॉटमेंट पे। 24,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे मंगाना है। तो 24,000 मंगाना था अलॉटमेंट पे, जबकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 12,000 ही है। तो इसलिए आप पूरा का पूरा 12,000 आपने एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल पे, ओ सॉरी अलॉटमेंट पे। देखो इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे लास्ट ईयर क्या थी आपकी फीस, टोटल जो फीस थी ना वो सपोज करो 60,000 थी, 60,000 रुपीज थी। फिर वो गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन दिया, तो सपोज करो अब आपकी टोटल फीस होगी कितनी? 50,000 रुपीज हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन ये जो कंसेशन वाली बात आई थी ये बाद में आई थी, है ना। स्टार्टिंग में तो जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो ये था भाई 60,000 रुपीज होगी। लेकिन जब कंसेशन दिया वो गवर्नमेंट ने इन द मंथ ऑफ दिसंबर दिया, तब तक पेरेंट फीस जमा करा चुके थे पूरे 60,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आपकी फीस तो कितनी होगी? 50,000 ही होगी। ये कोर्ट का डिसीजन आया कि आपकी जो 11th क्लास की फीस है वो 50,000 ही होगी।
तो पेरेंट ने तो 60,000 एक्स्ट्रा दे दिया था, यानी आप स्कूल के पास आपका 10,000 एक्स्ट्रा पर है, स्कूल के पास आपका 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा था। तो अब सपोज करो 12th क्लास की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 14,000 की थी। कितनी थी, 14,000 की थी। तो 60,000 आपने पिछले साल 11th में दिए थे, जबकि 11 की फीस आपकी कितनी थी, 50,000 थी, यानी स्कूल के पास आपका 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो क्या हुआ, 12th क्लास की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 14,000 थी, तो 14 में से 10,000 रुपीज इसमें एडजस्ट हो गए। तो आपसे बोला गया कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना वो 4,000 रुपीज ही देना। अब आगे वापस आपको कितना मंगाना है, 14,000 मंगानी है सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो अब जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तो एडजस्ट हो गया ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो सेकंड कॉल पे पूरा 14,000 मंगाएंगे। सेम चीज यहां पे हुई, सेम चीज क्या कि आप 16,000 के लिए अप्लाई हुआ, 16,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना है, 48,000 आए। कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट करे, 12,000, तो 12,000 इंटू 3 के हिसाब से 36,000 इसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा, 12,000 एक्स्ट्रा बचा। अब आगे क्या मंगाना है, आगे इन शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मंगाना है। कितना अलॉटमेंट मनी मंगाना है, 12,000 इंटू 2 के हिसाब से 24,000 मंगाना है। तो 24 में से 12,000 हमारे पास था, तो हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे, बोले 24 में से 12,000 तो हमारे पास है। अब आगे आप क्या करना है, 24,000 जो रिमेनिंग 12,000 है वो पे कर देना। तो यानी सारा जो एक्स्ट्रा पैसा था वो सारा एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। तो आगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और रिफंड करने के लिए कुछ नहीं बचा। जैसे यहाँ पे था कि आपने स्टार्टिंग में पूरे 60,000 अपनी 11 की फीस डिपॉजिट करा दी, लेकिन बाद में पता चला 11 की फीस तो 50,000 ही है, यानी स्कूल के पास आपका 10,000 एक्स्ट्रा था। तो आपको 12th क्लास की पहली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करानी थी 14,000, तो 14 में से 10,000 रुपीज आपके ऑलरेडी आ चुके थे, तो स्कूल ने कहा भाई 4,000 ही देना। तो क्या अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा ना, तो इसलिए अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरी देनी है। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? आप कोई डाउट किसी को, किसी के दिमाग में और कोई डाउट हो रहा हो तो पूछो अनम्यूट करके। सबको क्लियर है? अब देखो सी कैटेगरी में कितनी आई, 6,000 एप्लीकेशंस आई। तो 6,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना है, 18,000 आए। कितना है, 18,000 आए। क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, नील। तो ना तो कोई अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे, ना सेकंड कॉल पे। पूरा का पूरा 18,000 हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे। समझ में आई बात? सी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई, 6,000। तो 6,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना आया, 18,000 आया। अब सी कैटेगरी को दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ भी नहीं दिया तो ना तो कुछ एप्लीकेशन पे होगा, ना फर्स्ट अलॉटमेंट, ना फर्स्ट ना सेकंड, तो इनका पूरा का पूरा 18,000 आप रिफंड करोगे। यानी वो जो 30,000 आपके पास एक्स्ट्रा आया, ये 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 ये जो एक्स्ट्रा आया, उसमें से 12,000 एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे और 18,000 आपने कर दिए रिफंड। तो अपन ने क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करना है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ उससे। तो कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 एक्स्ट्रा आए। तो आउट ऑफ 30,000 12,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 12,000 और 18,000 आपने कर दिए रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट कितना, 18,000। बताइए समझ में आया क्या? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो अनम्यूट करके। इज इट क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होती है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, देखना जरा ध्यान से बहुत, कितना मंगाना है अलॉटमेंट पे? टोटल कितने शेयर अलॉट करे थे? 20,000 करे थे। 20,000 इंटू टू, 20,000 इंटू टू के हिसाब से टोटल 40,000 मंगाने हैं हमें। अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 40,000 रुपीज मंगाने हैं। नाउ आउट ऑफ 40,000 लेस करेंगे जो पैसा एडवांस में आ चुका, लेस रिसीव इन एडवांस। कितना एडवांस में आ चुका था, कितना अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा? ये पैसा एडवांस में आ चुका था अलॉटमेंट पे, कितना? 12,000। तो आउट ऑफ 40 12,000 हमें एडवांस में रिसीव हो गया। 40 में से 12,000 हमें एडवांस में रिसीव हो गया, यानी अब अलॉटमेंट पे जो बाकी बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कितना है? 28,000। तो ये हमें अब अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28,000। बताइए समझ में आया क्या ये अलॉटमेंट की? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 5? एनी डाउट? नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल पर ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2.5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2.5। फर्स्ट कॉल पे 2.5 मंगाने। फिर नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। फर्स्ट कॉल पे कुछ भी पैसा एडवांस में नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ एडवांस पे, तो फर्स्ट कॉल पे पूरा ही अमाउंट रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5 टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। उसके बाद अपन सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे। तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2.5 टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। अब सेकंड कॉल पे भी कोई अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ है, सेकंड कॉल पे भी कोई अमाउंट हमारा एडजस्ट नहीं हुआ, तो अब सेकंड कॉल को रिसीव करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। बताइए समझ में आया क्वेश्चन? Sir, यस। we will write two share first call in seventh entry. ओ सॉरी, यस सॉरी। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। समझ में आया ये ओवर सब्सक्रिप्शन का? अभी करेंगे इसके अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे। अभी कंसेप्ट बताइए, कंसेप्ट समझाना चाह रहा था, कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का? किसी को कोई डाउट? चलिए
नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। स्टार्टिंग में मुझसे पूछ रहे थे, आपने पूछा था कि अगर कोई पैसा नहीं देगा, इंस्टॉलमेंट नहीं डिपॉजिट कराएगा तो क्या होगा। अब उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर नहीं देगा तो। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी ने अपना एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, सेकंड कॉल मंगाया। अब एक शेयरहोल्डर है, उसने सेकंड कॉल मनी डिपॉजिट नहीं कराया। एक शेयरहोल्डर है आपका जिसने ड्यू डेट पर, जो भी उसकी लास्ट डेट थी सेकंड कॉल मनी डिपॉजिट कराने की, उस लास्ट डेट पर उसने अपना सेकंड कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया। अब कंपनी उसको बार बार नोटिस दिए जा रही है, बार बार उसको रिमाइंडर डाले जा रही है, काइंडली डिपॉजिट द सेकंड कॉल, काइंडली डिपॉजिट द सेकंड कॉल। वो नहीं करवा रहा, वो नहीं करा रहा डिपॉजिट। अल्टीमेटली कंपनी एक फाइनल नोटिस उसको देगी, क्या कि काइंडली डिपॉजिट द सेकंड कॉल अदरवाइज योर शेयर्स विल बी फोरफिटेड। कि अपने सेकंड कॉल मनी अभी डिपॉजिट करा दीजिए, अदरवाइज हम आपके शेयर्स फोरफिट कर लेंगे। क्या होता है फोर फीचर में? फोर फीचर में ये होता है कि वो जो सामने वाला शेयरहोल्डर है उसको जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने अलॉट करें, उन शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है। उन शेयर्स को कंपनी क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। और अब तक आपके शेयरहोल्डर ने जितना भी कैपिटल अमाउंट दिया है, अब तक आपके शेयरहोल्डर ने जितना भी कैपिटल अमाउंट दिया है, आपके शेयरहोल्डर से जितना भी कैपिटल अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है, वो पूरा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो ये होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। एक शेयरहोल्डर था, उसको बार बार अब नोटिस दिए जा रहे हो, काइंडली डिपॉजिट द कॉल मनी, काइंडली डिपॉजिट द कॉल मनी, वो नहीं करा रहा। अल्टीमेटली एक फाइनल नोटिस भिजवा देंगे कि काइंडली डिपॉजिट द सेकंड कॉल ऑन दिस डेट, अदरवाइज योर शेयर्स विल बी फोरफिटेड। और इसके बाद भी अगर शेयरहोल्डर अपना नहीं डिपॉजिट करवा रहा कॉल का पैसा, तो कंपनी अल्टीमेटली उसके शेयर्स को फोरफिट करेगी। तो फोर फीचर में दो काम करेगी कंपनी, दो काम सुनिएगा। कौन से दो काम? पहला काम, उस शेयरहोल्डर को जितने भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट करें, कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी। कंपनी उन शेयर्स को क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। और दूसरा, अब तक उस शेयरहोल्डर से जितना भी कैपिटल अमाउंट कंपनी ने रिसीव कराए, अब तक जितना भी कैपिटल अमाउंट कंपनी ने रिसीव कराए, वो सारा कैपिटल अमाउंट उसका कंपनी फोरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। तो ये होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स में, राइट। अब अपन ने पढ़ा कि शेयर दो तरीके से इश्यू होते हैं। अच्छा, समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर? इज इट क्लियर? मीनिंग समझ में आया व्हाट इज फोर फीचर? इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखो, बताया था शेयर्स दो तरीके से इश्यू होते हैं। एक तो शेयर इश्यू होते हैं पार पे, और एक होते हैं प्रीमियम पे। पार पे और प्रीमियम पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आपने अपने शेयर को इश्यू किया था काय पे? पार पे। शेयर को इश्यू किया था काय पे? पार पे। और फिर अगर आप अपने शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, तो क्या जर्नल एंट्री होगी शेयर्स को फोरफिट करने की, वो अपन पढ़ रहे हैं। सुनना बहुत ध्यान से, कंसेप्ट समझना बहुत ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको क्या बताया? कंपनी फोर फीचर में दो काम करेगी। पहला काम क्या करेगी कि सामने वाला जो आपका शेयरहोल्डर है, कंपनी ने उसको जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी। कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी। तो जैसे कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल करेगी, तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, वो रिड्यूस हो जाएगी। शेयर्स को कैंसिल करने से कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। एंड दिस शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए शेयर कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप शेयर्स को फोरफिट करेंगे, एट द टाइम ऑफ फोरफिचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एट द टाइम ऑफ फोरफिचर ऑफ शेयर्स,
विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो आपका आंसर क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। किससे डेबिट करेंगे? कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? इसको डेबिट करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट का मतलब कि जिस डेट को कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है, जिस डेट को कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने कितना पैसा अपने शोल्डर से मंगवा लिया है, कॉल्ड कर लिया है, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। और उस कॉल्ड अप कैपिटल से शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक समझ में आया कि जब शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो वाई शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि जब एक कंपनी अपने शेयरहोल्डर के शेयर्स को फोरफिट करती है तो फोरफिट करते समय उस सामने वाले शेयरहोल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, कंपनी उनको कैंसिल कर देती है। तो जैसे ही वो शेयर्स कैंसिल होंगे तो इससे आपके कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। योर शेयर कैपिटल इज योर लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो इसलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। और किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट? कि जिस डेट को कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने जितना भी अमाउंट अपने शोल्डर से कॉल्ड कर लिया है, मंगवा लिया है, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। और उस कॉल्ड अप कैपिटल से इसको अपन डेबिट करेंगे, ठीक है ना। क्रेडिट क्या होगा? दो चीजें क्रेडिट होंगी, एक तो जिन कॉल का पैसा नहीं दिया, एक तो उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया तो 2 शेयर सेकंड कॉल। और अगर आपने ऊपर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है तो फिर कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। अगर आपने ऊपर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा तब तो जिन जिन कॉल का अमाउंट नहीं दिया उनको क्रेडिट करोगे। और अगर आपने कॉल्स इन एरियर को ऊपर ओपन करा है तो नीचे फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? शेयर फोरफीचर। ये जो शेयर फोरफीचर है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिजर्व फॉर द कंपनी। तो इसको किससे डेबिट करेंगे? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव होगा, जो भी शेयरहोल्डर से कैपिटल अमाउंट अब तक रिसीव हो गया है, वो सारा पैसा कंपनी क्या करेगी? उसका फोरफीट कर लेगी। क्या कर लेगी? फोरफीट कर लेगी, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिएगा, हेडिंग डालिए आप, राइट हेडिंग फोरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट हेडिंग फोरफीचर ऑफ शेयर्स। उसके अंदर लिखिए केस ए, इफ शेयर्स वर इशूड एट पार, इफ शेयर्स वर इशूड एट पार। 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा क्वेश्चन, 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। सपोज करिए कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹10 ईच के, ऑफ ₹10 ईच के, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 2 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 3 on first call and payable 2 on second call, payable 2 on second call। 10,000 एप्लीकेशन, 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई। 10,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। एक शेयरहोल्डर है मिस्टर एक्स, एक शेयरहोल्डर है मिस्टर एक्स, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया। एंड आफ्टर सेकंड कॉल, आफ्टर सेकंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। आफ्टर सेकंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। क्वेश्चन समझ में आया?
इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और 3 लाइन छोड़ के फिर सॉल्यूशन लिखिएगा। आफ्टर 3 लाइंस 3 लाइन छोड़ के फिर सॉल्यूशन लिखिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नाउ राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। राइट सेकेंड एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। थर्ड एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो एंट्री लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। अब क्या हुआ? हमने टोटल 10,000 शेयर्स अलॉट करें। एक शोल्डर है मिस्टर एक्स जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो 10,000 में से 1,000 शोल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ किससे? जो रिमेनिंग 9,000 शोल्डर्स हैं उनसे हमें फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ? रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,000 इंटू 3, 9,000 इंटू 3। यहां तक समझ में आ गया होगा आगे सबको? यहां तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एंट्री पास होगी सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2। अब क्या हुआ? टोटल 10,000 शेयर्स अलॉट करे थे। अब एक शोल्डर है मिस्टर एक्स जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट करे, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। तो 10,000 में से 1,000 शोल्डर ने सेकंड कॉल मनी पे नहीं करा,
यानी सेकंड कॉल मनी किससे रिसीव हुआ? 9000 शेयर होल्डर से सेकंड कॉल मनी रिसीव हो रहा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 9000 into 2, 9000 into 2, right? 9000 into 2, 9000 into 2। अब सुनो क्या हुआ। अब क्या रहा था? आफ्टर द सेकेंड कॉल मिस्टर एक्स के शेयर्स कंपनी ने फोरफीट कर लिए। दोबारा सुन लो क्या होगा। शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, कंपनी नोटिस भिजवाई जा रही है, नहीं दे रहा वो, तो अल्टीमेटली कंपनी अब उसके शेयर्स फोरफीट कर रही है। फोरफीचर में सबसे पहला काम कंपनी क्या करेगी कि मिस्टर एक्स को ही जो 1000 शेयर्स अलॉट करें, मिस्टर एक्स को ही जो 1000 शेयर्स अलॉट करें, कंपनी इन शेयर्स को क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। तो जैसे ये शेयर कैंसिल होंगे तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो आपकी शेयर कैपिटल कितने से रिड्यूस हो गई? देखो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट करा चल रहा है वो चेक करो, बहुत ध्यान से समझना इसको। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट करा? 3 यहां क्रेडिट करे, उसके बाद 2 यहां करे, फिर 3 यहां करे और फिर 2 यहां करे। कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हो गया? 10। यानी आपने अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट कर रखे हैं। तो यानी अब आपकी कैपिटल अगर रिड्यूस होगी तो कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 1000 into 10, इतनी कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी। यानी आपने इसको कितने 1000 शेयर दिए थे और अभी कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट हो चुका है? 10 रुपीज पर शेयर। तो यानी आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कितने से रिड्यूस हो जाएगी? 10,000 रुपीज से क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो जब भी आप शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और वो किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट मतलब कि जिस डेट को कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है उस डेट को कंपनी ने कितना अमाउंट अपने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है, उससे हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर? अब क्रेडिट किसको करना है? जिन कॉल का अमाउंट नहीं दिया। क्यों? वाई? इसका लॉजिक समझो। ऐसा क्यों? क्या नहीं दिया था इसने? फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी थी। तो जब आपने यहां पे अपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करा था तो शेयर फर्स्ट कॉल में कितना डेबिट किया था? 10,000 into 3, 10,000 into 3। फिर जब फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ तो कितना क्रेडिट किया? 9,000 into 3। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट में 10,000 into 3 डेबिट हुआ और क्रेडिट कितना हुआ? 9,000 into 3, यानी 1,000 into 3 अभी भी डेबिट हो रखा है। यानी एक तरीके से ये अभी भी हमारा डेटर बना हुआ है। तो कंपनी ने तो अब इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए ना, तो यानी अभी ये पैसा अब आपको कभी रिकवर नहीं होगा, ये बैड डेब्ट्स हो गए। ये पैसा अब आपको कभी रिकवर होने वाला नहीं है, ये बैड डेब्ट्स हो गए। तो फिर अब इसको यहाँ पे डेटर बना के रखने का कोई फायदा नहीं है। अब इसको यहाँ पे डेटर बना के रखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 1,000 into 3। और क्या नहीं दिया? सेकेंड कॉल। तो जो कॉल नहीं दी उन सबको क्रेडिट करना है। वापस लॉजिक समझो, वाई शेयर सेकेंड कॉल। अब सेकेंड कॉल क्यों क्रेडिट होगा? जब आपने सेकेंड कॉल ड्यू करा था तो यहां पे आपने डेबिट किए थे कितने शेयर? सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था कितने से? 10,000 into 2 से। फिर जब सेकेंड कॉल रिसीव हुआ तो कितना क्रेडिट किया? 9,000 into 2। तो यहां डेबिट था 10,000, क्रेडिट हुआ 9,000, यानी 1,000 into 2 अभी भी डेबिट हो रखा है। 1,000 into 2 ये अमाउंट अभी भी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यानी 1,000 into 2 से अभी भी हमारा शेयर हमारा डेटर बना हुआ है। तो अब इसके शेयर्स तो फोरफिट कर लिए ना एक्स के, तो अब थोड़ी पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये बैड डेब्ट्स हो गया, खत्म हो गया। तो अब इसको क्लोज करने के लिए हम शेयर सेकंड कॉल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब ये पैसा आपको रिकवर नहीं होगा। तो टू शेयर सेकंड कॉल
कितना 1000 इंटू 2। तो अब आपने फर्स्ट और सेकंड कॉल को क्रेडिट किया तो ये जो शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट था ये अब क्लोज हो गया। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया? अब क्रेडिट किसको करना है? एक और चीज क्रेडिट करनी है, वो आएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें क्या क्रेडिट करोगे? इसमें आप क्रेडिट करोगे जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। तो कितना कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ? इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया था, यानी ये 5 रुपीज पे कर चुका है, तो ये 5 रुपीज कंपनी इसका क्या करेगी? फॉरफीट कर लेगी। बताइए समझ में आई क्या ये फॉरफीचर की एंट्री? किसी को कोई डाउट?